हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका गंगा के पाठ 6 जिसमें जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर सा नाटक है जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बच्ची बैठी हुई पढ़ रही है। तो इसके शरीर में यह जो भाग होता है यहाँ होती है रीढ़ की हड्डी। और इस हड्डी का योगदान यह होता है कि इसी के कारण मनुष्य बैठ पाता है, खड़े हो पाता है, चल पाता है। मतलब इस हड्डी के कारण ही आप अपना सभी काम अपने बलबूते पर कर पाते हैं। यदि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो या किसी कारण वो गिर पड़े और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाएगा। वो बैठने में, चलने में, खड़े होने में, सब में वो असमर्थ होगा। तो रीढ़ की हड्डी का हमारे जीवन में बहुत योगदान है, हमारे शरीर के का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन क्या इस नाटक में रीढ़ की हड्डी के ही बारे में बताया गया है या फिर उसे माध्यम बनाकर उसके थ्रू बहुत कुछ है जो हमें बताया गया है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, यह नाटक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। और यह मेन रूप से आज के समाज में लड़कियों को जागरूक करने के लिए यह नाटक उन्होंने लिखा था कि लड़की को किस तरह की होनी चाहिए और समाज एक लड़की को किस नजरिए से देखता है, उसके लिए किस तरह का परिवेश बना हुआ है जिसका हम लड़कियों को बहुत जरूरी है कि उसका समय रहते विरोध करें ताकि उस पर सुधार आ सके। इस नाटक को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम थोड़ा सा इनके रचनाकार मतलब नाटककार जगदीश चंद्र माथुर के जीवन परिचय से परिचित होंगे और उनको समझेंगे ताकि उनकी मनोवृत्ति को समझते हुए हमें यह नाटक समझनी है, क्योंकि यदि आप रचनाकार को नहीं जानेंगे आप उनकी रचना को भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाटककार का परिचय लेते हैं। दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। ये पढ़ने में बहुत तेज थे, शुरू से ही बहुत ज्यादा ये तीव्र बुद्धि के थे और इंडियन सिविल सर्विस सेवा में भी ये चयनित हुए थे। बिहार राज्य के शिक्षा सचिव, आकाशवाणी के निर्देशक, महानिर्देशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव आदि प्रशासनिक पदों पर भी इन्होंने काम किया और इस सब कार्य को करते हुए ये आजीवन साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। इन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। उस समय की जो चर्चित पत्रिका थी चांद और रूपाव आदि में इन्होंने नाटक एकांकी लिखे थे और उसमें में इनके नाटक और एकांकी भी छपे थे। हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के समय में जो आप देख रहे हैं रंगमंच पर नाटक दिखाए जाते हैं, एकांकी दिखाई जाती है, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इन्होंने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे, सामाजिक नाटक भी लिखे और साथ ही साथ बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां भी लिखी। दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाओं में भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, पहला राजा, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना, ये सभी रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, सन 1978 ईस्वी में ऐसे महान नाटककार, निबंधकार और महान लेखक का सन 1978 ईस्वी में निधन हो गया। अब हम लोग इनके द्वारा रचित नाटक पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पात्र परिचय है। पहले हम लोग पात्र का परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले उमा है लड़की का नाम। रामस्वरूप बाबू, उनको रामस्वरूप बाबू कह के पुकारते हैं, वो है लड़की के पिता। प्रेमा लड़की की माँ। शंकर लड़का। गोपाल प्रसाद लड़के का पिता। रतन रामस्वरूप का घरेलू सहायक, उनके घर में काम करने वाला उनका नौकर। दोस्तों, ये इस तरह के पात्र का परिचय आप देख रहे हैं कि लड़की की माँ, लड़की के पिता, लड़का, लड़के का पिता, इस तरह की बात कहाँ होती है। ये लड़की है, ये लड़के की माँ है, ये लड़की का पिता है, ये लड़का है, इस तरह की बात कहाँ होती है, आप सोच सकते हैं। यस, इस तरह की बात शादी विवाह में होती है। तो शादी विवाह में होती है और ये जब शादी से पहले लड़का देखना हो, लड़की देखना हो, उस समय भी इस तरह की बात होती है। तो ये जो नाटक है मुख्य रूप से क्या हो रहा है, लड़की वाले के घर लड़के वाले जा रहे हैं लड़की देखने के लिए। तो इस कंडीशन में
लड़की के पिता, उनकी माँ कैसे घर की तैयारी करती है और कैसे उनके वेलकम के लिए पूरी तरह से तैयार होकर रहते हैं, और साथ ही साथ लड़की से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी अच्छे से बन ठन कर लड़के वालों के सामने आए और उनके सामने आकर उनको जैसे होता है अपना गुण दिखाए ताकि अच्छे से शादी हो सके। और इसी बात का कितना कड़ा विरोध लड़की ने किया है, आप देखिए इसे। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं और तख्त का दूसरा सिरा रतन पकड़ रखा है। मतलब क्या बोला गया, एक कमरा है और वो पूरी तरह से सजाया हुआ है और दरवाजे के अंदर से आ रहे हैं एक महाशय जिनकी पीठ थोड़ी झुकी हुई है, मतलब उनकी उम्र अधिक है, और एक तख्त वो पकड़े हुए हैं और पीछे से जो दूसरा तख्त है वो रतन पकड़े हुए हैं। रतन कौन है, उनका सहायक नौकर है, घरेलू सहायक है। अब यहाँ पर आगे से इनके डायलॉग स्टार्ट होते हैं। बाबू, रामस्वरूप जिनको बाबू कहकर भी संबोधित किया जाता है, वो झिझक के कहते हैं, अरे धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब, बिछा दे साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था, तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है, मतलब लड़के वाले आ रहे हैं उसके लिए पूरी तैयारी हो रही है, तख्त को अच्छी तरीके से लगाया जा रहा है ताकि वो लोग आएंगे बैठेंगे, तो उस पर हो रही है कि रतन जब बोलता है कि इसे अच्छे से बिछा दो, ये गुस्से में कहते हैं कि और क्या करोगे, इसे बिछाना ही तो है, जब परमात्मा के घर में अक्ल बट रही थी तो तुम बहुत देर से पहुंचे थे, और ये पसीना क्यों, किस लिए बहाए हो, मतलब कि कौन सा मेहनत किया जो इतना पसीना निकल रही है। फिर रतन तख्त बिछाता है और ही करके उनकी बात को सुनकर हंसता है। मतलब रतन को डांट सुनने की आदत लग चुकी थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये कब उसे डांट दे रहे हैं, किस तरह से डांट रहे हैं, ये डांट सुन सुन के मजे लेता है। बाबू, हंसता क्यों है, अरे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। कल से आप जानते हैं पीतल का घड़ा टाइप का होता है, बहुत बड़े साइज के होते हैं, तो ये कहते हैं कि जवानी के दिनों में हमने भी खूब कसरतें की है, कल से ही उठाकर नहाते थे लोटों की तरह, लोटा छोटा होता है कलसा बड़ा होता है। यह क्या चीज है, उसे सीधा कर, यो, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए, चद्दर भी, कल जो कपड़े धोने वाले के यहाँ से आई है वही चद्दर लाना, मतलब पूरी तरह से साफ सुथरी, पूरा फ्रेश चद्दर चाहिए इसके ऊपर बिछाने के लिए। रतन बात को सुनता है और रतन चाहता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट को पूरी तरह से ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगा देते हैं, मतलब कुर्सी पर भी धूल होगी तो उसे भी झाड़न से साफ कर देते हैं। सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक से। अब घर की मालकिन प्रेमा आती है, मतलब लड़की की माँ, और वो कैसी है, तो गुंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में वो बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह रतन आ रहा है, और कैसे आ रहा है, तो वो खाली हाथ आ रहा है। बाबू साहब दोनों की तरफ देखने लगते हैं, एक आई है पूरी तरह से हाँफ रही है, कितना काम में व्यस्त है, और दूसरा आया है पीछे पीछे भाग भाग के हाँफ रहा है, और लेकिन उसके हाथ पूरी तरह से खाली है। फिर रतन कहता है, और दरी, प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, यह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और भी रतन से कहते हैं, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। बीबी जी मतलब घर की मालकिन, उनके कमरे से तुम हारमोनियम भी उठा के लेके आओ, सितार भी। किसे कहा गया, उस लड़की को कहा गया। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन ये वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, और अब तुम्हारी बेवकूफी से सारे मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आते ही नहीं है। मतलब वो हारमोनियम सितार ये सब कुछ लाला कर रखा गया ताकि बताया जाए कि लड़की को गाने भी आता है।
बजाने भी आता है। लड़के वाले को प्रभावित करने के लिए लड़की से हारमोनियम बजवाए जाएंगे, सितार बजवाए जाएंगे, तो और गाने गाने को कहे जाएंगे, तो लड़के वाले प्रभावित होंगे और शादी होगी। लेकिन वो लड़की जो है वो मुंह फुलाए बैठी हुई है, ना तैयार हो रही है, ना उन लोग के सामने आने को तैयार है। और लड़की की माँ पूरी तरह से टेंशन में है। वो कहती है कि मैं बहुत समझा रही हूँ लेकिन वो रेडी नहीं हो रही है। तुमने उसे इतना पढ़ा लिखा दिया है, कुछ समझ में नहीं आता है उसे, और मुझे तो ये पढ़ाई लिखाई की बात ही समझ में नहीं आती है। प्रेमा कहती है, इससे तो अच्छा अपना ही जमाना था। आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी पत्रिका आती थी जिसमें स्त्रियों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे लेख लिखे होते थे, तो उसे पढ़ लिया। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि तुम्हारे बीए एमए की पढ़ाई में ना होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप, ग्रोमोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ और उसे एक बार चला जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लेता। वो अपनी पत्नी पर तंज कर रहे हैं कि ग्रामोफोन कभी देखे हो? तो उनकी पत्नी ने कहा, क्यों, क्या है उसमें? बोला, वो दो तरह का होता है, एक तो इंसान का बनाया हुआ, मतलब एक इंसान का बनाया हुआ होता है, उसे जब मन करे चलाओ, जब मन करे उसे बंद कर दो। और दूसरा होता है परमात्मा का बनाया हुआ, मतलब वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि तुम ग्रामोफोन हो। वो जब एक बार स्टार्ट होता है परमात्मा का बनाया हुआ, तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब उनकी पत्नी जब बोलना स्टार्ट करती थी तो चुप ही नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर तंज की है। प्रेमा, हटो भी, तुम्हारी ठिठोली ही तुम्हें हर समय ठिठोली ही सूझती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में? रामस्वरूप, तो क्या हुआ? तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे इन चीजों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लिपेट लिपेट कर लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी लड़की से। मतलब उस लड़की को सजने संवरने के लिए उसकी माँ ने सारे सिंगार पटार के सामान उसके सामने रख दिए और बोले, अच्छे से रेडी होकर नीचे आना। और वो रेडी होने को तैयार नहीं। वो पूरी तरह से आंचल में मुंह लपेट के और वो लेट गई है, रो रही है। राम स्वरूप, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार होता है। मतलब जितने सिंगार पटार के सामान बिकते हैं वो लड़कियों के सहारे ही तो बिकते हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस पास करा लेते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो इंट्रेंस मतलब इंटर, मैट्रिक के बाद इंटर होता है, बोला इतना ही पढ़ाकर इसको छोड़ दो। लेकिन इन्होंने सुना नहीं और इन्हें आगे भी पढ़ाया। राम स्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जवान पर काबू नहीं है। कल ही यह बात बता दी थी कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। मतलब लड़के वालों को यह बताया ही नहीं गया था कि लड़की पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ी लिखी है, ये सब कुछ बात नहीं बताई गई थी। और जब उसकी माँ ने अचानक से पढ़ाई का नाम लिया कि वो इतना क्यों पढ़ा दिया उसे, तो रामस्वरूप तुरंत सचेत हो जाते हैं और कहते हैं, चुप हो जाओ, इस समय भूल से भी उसकी पढ़ाई लिखाई का नाम मत लो। क्योंकि अगर लड़के वाले अचानक से आ गए और उन्होंने सुन लिया कि हम लोगों ने उसे इतना पढ़ाया है, तो शादी की बात होगी भी नहीं, शादी होगी ही नहीं, रिश्ता टूट जाएगा। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, अच्छा तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। ना सही पाउडर कौन बुरी है, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? रतन का आना। आ गया रतन? इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। और वो दोनों मिलकर चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे ही है, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। अब टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन भी चाहिए। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी ना किस वक्त याद आती है। जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात याद ही नहीं आती है। ठीक वक्त पर तुम्हें कभी भी आज तक बात कोई भी सूझी नहीं है।
अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर की चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरे के मारे वो लोग आए नहीं आज हेल्प करने के लिए। प्रेमा कहती है यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी ही तो हैं। राम स्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे भी आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का मतलब लड़के का कैसा सोच है? लड़के के पिता का तो ऐसा सोच है, वो खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी ये सब में जाते हैं, लेकिन लड़की वो चाहते हैं कि पढ़ी लिखी ना हो। तो लेकिन लड़का कैसा है, लड़का क्या चाहता है? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, कि शादी दूसरी बात है और शिक्षा दूसरी बात है। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके लड़के के बाप को इतनी कोरी कोरी सुनाता ना, मतलब इतनी खरी खोटी सुनाता। लेकिन अभी तो इनको अपनी बेटी की शादी करनी है और लड़की के पिता है इसलिए उनको झुक के रहना है। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी आवाज देता है, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी से मुंह को अंदर करते हुए, अरे प्रेमा, वे आ गए। और रतन पर नजर पड़ी, तो तू अभी तक यहीं खड़ा है, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अरे उधर से नहीं जा, अंदर के दरवाजे से जा। रतन जाता है, रतन आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को जल्दी से रेडी कर दो। अब वो मक्खन के लिए रतन को भेज देते हैं और प्रेमा को भेजते हैं कि जल्दी से जाओ, उमा को जैसे भी हो तैयार करके उसे रेडी रखो। प्रेमा से कहते हैं कि जाओ जाकर उमा को ये समझा देना कि वो थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी जल्दी अंदर की तरफ जाती है और उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रख देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है और बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं और किवाड़ों पर दस्तक, मतलब वो बाप बेटा किवाड़ पर दरवाजे पर पहुंच गए। रामस्वरूप, आइए आइए, वो हंसते हुए उनका वेलकम करते हुए उन्हें आवाज देकर बुलाते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती थी, मतलब लोक की जो चर्चाएं होती वो ज्यादा वो करने वाले लोग थे, ये कौन क्या कर रहा है ये देखने वाले ज्यादा थे। आवाज से मालूम होता है काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं, मतलब बड़ी चिंता करने वाले। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है, मतलब वो खुलकर आजाद लड़कों की तरह स्वतंत्र विचार का नहीं था, मतलब वो घर की कमियों को निकालना, दूसरों की कमियां गिनाना, इस तरह की दिक्कत उसके अंदर थी। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, मतलब वो बहुत जल्दी किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दी खिंचा जाता है। और झुकी कमर इनकी खासियत, मतलब उसकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी, मतलब वो पूरा स्ट्रेट खड़ा नहीं रह सकता था वो लड़का। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हंसते हुए कहते हैं, इधर तशरीफ लाइए, इधर तशरीफ लाइए, मतलब इधर आप आकर बैठिए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेत गिर पड़ता है। बेत गिर पड़ा क्योंकि उसे ढंग से लगाया नहीं गया था, तो उस पर भी उनको बहुत उस समय शर्म महसूस होती है। राम स्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं, फिर हंसते हुए बोलते हैं, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, जैसे बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग जब बात करने लगते हैं तो बात करने से पहले इस तरफ से खखारते हैं, तो खखार कर कहते हैं, नहीं, टांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? ये बहुत बोलने का तरीका है कि हमें तो आपके घर आना ही था, तो रास्ता कैसे नहीं मिलता? रास्ता तो मिलता ही। राम स्वरूप यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी।
ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जैसा आपका काम वैसा ही मेरा काम, आपको लड़की की शादी करनी है और मुझे लड़के की शादी करनी है। आप ये समझिए कि मेरे यहाँ आने से आपको एक खास परेशानी हो गई। राम स्वरूप यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? मतलब वो सोच रहे थे कि ये आए हैं अभी पढ़ लिख कर, कुछ काम कर रहे हैं, तो पूछ रहे कितने दिनों की छुट्टियां हैं आप। तब उस पर शंकर जवाब देता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में मैं चला आया था। वीकेंड मतलब सप्ताह का लास्ट डे, संडे। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। मतलब वो जो उनका कोर्स चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि मेडिकल का कोर्स है तो साल भर में आपकी खत्म हो जाएगा। तो शंकर कहते हैं कि हाँ, यही साल 2 साल मुझे लगेंगे। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ 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 जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब एक से आध साल बीच में मुझे गैपिंग लगती है। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख रहती थी। मतलब कहा जा रहा है कि पहले के लोगों में खाने पीने की क्षमता अधिक थी, और इस कारण वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, वो ज्यादा स्वस्थ रहते थे। उस पर रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। मतलब पहले के समय में बहुत कम पैसे में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूलों में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर क्या मजाल कि कोई कह जाए कि ये लड़का कमजोर है। शंकर और राम स्वरूप खीस निपोड़ते हैं, मतलब उनकी पूरी बात को वो सुनते हैं ध्यान से। जैसे राम स्वरूप सुन रहे हैं वैसे ही शंकर भी सुन रहा है। मतलब शंकर के अंदर जवान युवा की जो एक स्वाभाविक स्वभाव होते हैं, वैसा उसके अंदर नहीं था। वो बुजुर्गों की तरह दूसरों की बातें सुनना, किस्से करना, दूसरों के घर की कमियां गिनाना, इस तरह के ही लड़के थे ये। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। और हंसते हैं ये कहकर। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे, मतलब कंटिन्यू 12 घंटे तक पढ़ाई करते थे, हिलते का नाम नहीं लेते थे। जनाब मैं सच कहता हूँ, उस जमाने में मैट्रिक भी जो कर लेता था वह भी अंग्रेजी लिखता था फर्राटेदार, और आजकल का एमए भी उसकी मुकाबला नहीं कर सकती है। कितनी बात कही गई यहाँ पर। पहले के समय के लोगों में खाने पीने की क्षमता अधिक थी, पहले बहुत कम पैसे में सामान आ जाते थे, और पहले की जो पढ़ाई लिखाई थी वो बहुत ही मजबूत थी। मतलब पहले के समय में जो मैट्रिक कर ले, आज के समय में एमए उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। मतलब उसमें पढ़ाई में बहुत क्वालिटी था, और अभी के समय में पढ़ाई में क्वालिटी घटती जा रही है। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। मतलब लगता है जैसे कि मतलब उपाय हो कुछ, उस जमाने को वापस ला दे। राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, वह जो जमाना था ना, बिल्कुल रंगीन जमाना, ये कहकर वो हंसते हैं। शंकर भी ही करता है, क्योंकि उसका काम ही है किसे करना और किसे निपोड़ना, कहानियां सुनना, कहानियां सुनाना। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। मतलब देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर एक मानसिकता को दर्शाता है। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका दोनों को बदले। जहां वो मजाकिया लहजे में घुल मिलकर बात कर रहे थे, अभी वो थोड़ा सा अपना रूप को चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग अब बिजनेस की बात कर ले। मतलब शादी इनके नजर में एक बिजनेस है। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बीज? फिर उससे वो बिजनेस बोलने वाले थे, पर बीज बोलकर ही रुक जाते हैं। फिर उनको समझ में आई, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं। ओह, अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। फिर वो उठते हैं नाश्ता पानी की व्यवस्था करने के लिए। मतलब वो समझ गए कि ये किस किस बिजनेस की बात कर रहे हैं, मतलब शादी विवाह। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्यों तकल्लुफ करते हैं, मतलब आप क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं। राम स्वरूप फिर हंसते हुए कहते हैं, तकल्लुफ किस बात की। फिर हंसते हैं,
यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। और वो कहकर अंदर जाते। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं पड़ती है। पता चले अब लड़की कैसी है, हमें तो लड़की को जानना है, वही ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर शंकर कहता है, जी। कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं, आप देख रहे हैं, ये है गोपाल प्रसाद और ये है शंकर। शंकर किस तरह से झुक कर बैठा है कि हर समय ऐसे ही झुका रहता है, और इसी के कारण, इसकी हैबिट के कारण इस नाटक का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। अब शंकर कहता है कुछ नहीं। इस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, गोपाल प्रसाद झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। इतना बोलते बोलते ही इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हंसते हुए कहते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप, हाँ हाँ, कहते तो आप बिल्कुल सही है। और ये कहते वो चाय की प्याली पकड़ाते हैं। शंकर फिर खखार कर बोलता है, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, मगर पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगानी चाहिए। ये आप लोग अपने आपस में ये लोग बात कर रहे हैं कि सरकार को किस तरह की टैक्स लगानी। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं, वह क्या, मतलब कौन सा टैक्स लगाना चाहिए? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर दोनों ही हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के लिए स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए, मतलब हर खूबसूरत महिला के जो स्टैंडर्ड होते हैं, कोई बहुत बड़े ब्यूटिशियन में ब्यूटी पार्लर में जाता है, कोई घर पर ही सज सवर लेते हैं, तो उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप उनको छोड़ दीजिए टैक्स देने के लिए। आप देखिए कितनी टैक्स जमा होती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं, यही कि शादी तय करनी हो तो उसमें खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। वो पूछते हैं कि आपकी लड़की ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क की तरफ पूछ रहे हैं कि आपकी लड़की तो खूबसूरत है। क्योंकि मेरा मानना है कि खूबसूरत होना ही चाहिए लड़की को, चाहे वो पाउडर लगाए चाहे बिना पाउडर लगाए हो। क्योंकि यदि हम और आप मान भी जाए, खूबसूरत लड़की ना भी उससे खूबसूरत लड़की को इतनी महत्व ना दे, या लड़की की खूबसूरती को उतनी महत्व ना दे, और ऐसे ही राजी हो जाए, शादी कर ले, लेकिन हमारे घर की जो औरतें हैं वो तो नहीं मानती है। तो आपकी लड़की कैसी है, वह तो ठीक ठाक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो आप अभी देख ही लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए, मतलब देखना है, वो देखने से मना नहीं कर रहे हैं, मतलब इतनी आपसे बातचीत हो चुकी है तो अब शादी आप फाइनली समझिए, और ये जो देखेंगे लड़की को, ये मात्र एक रस्म और कुछ नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और यह करते हुए वो हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, और जायचा मतलब जन्म प्रति तो मिल ही गया होगा।
मतलब गोपाल प्रसाद एक के बाद एक दिखा रहे हैं कि अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिश्ता पक्का। लेकिन एक के बाद अपनी डिमांड करते जा रहे हैं कि आपने जन्म पत्र ये सब कुछ तो दिखा गया होगा, ये सब कुछ तो आपने मिला लिया होगा। राम स्वरूप जी, चाची का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिल गया हुआ, मिल गया ऐसा ही आप समझिए। मतलब जन्म पत्र के अकॉर्डिंग उन दोनों के गुण आपस में मिलते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी, यह तो गलत है ना। ये क्या भनक पड़ी इनके कानों में, मतलब बारी बारी लोगों से इन्होंने सुना, आखिर क्या सुना इन्होंने। तो राम स्वरूप चौंक कर, क्या गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखती नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर, सही कहा ना मैंने, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की तो हम लोगों को नहीं चाहिए। उस पर शंकर जवाब देता है, शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो हमें करानी नहीं है। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई का एक ही बात है। अरे मर्दों का काम ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह में बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। फिर गृहस्थी को कौन संभालेगा, घर को कौन संभालेगा। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। उस पर रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होते हैं औरतों के नहीं होते हैं। यह कहकर वो कभी जोर से हंसते हैं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद वहां पर गंभीर हो जाते हैं। क्यों गंभीर हो गए वो। गोपाल प्रसाद गंभीर आवाज में कहते हैं, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीजों में से एक है। मतलब ऊंची तालीम मात्र मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। राम स्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। मतलब वो और चाय नहीं लेना चाहते। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप। गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। मतलब उनसे पूछ रहा था कि अब आप भी थोड़ा चाय और ले लीजिए, लेकिन गोपाल प्रसाद ने कहा कि अब हम लोग खा पी चुके हैं, अब और नहीं, अब और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। राम स्वरूप हंसते हुए मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से कहते हैं, अरे पान जरा भिजवा देना। अब यहाँ से लड़की का आगमन स्टार्ट होता है। ये रिवाज है उत्तर भारत की तरफ, खास करके जब पूरा खान पान सब कुछ हो जाता है, तब लास्ट में लड़की को या तो चाय या तो पान की पूरी प्लेट लेकर उसे लड़के वालों के सामने भेजा जाता है। तो पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप हंसते हुए कहते हैं, यही यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है, और उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिखता है। और उसके चेहरे पर जो सोने के रिम वाला चश्मा है, यह देखकर दोनों बाप बेटे चौंक उठते हैं, क्योंकि वो दोनों ही लड़की की शिक्षा के बहुत ही कट्टर विरोधी थे। और लड़की की आंखों में चश्मा लग गया है, तो ये उनको उनके दिमाग की बत्ती जला दिया कि आखिर चश्मा कैसे लग गया। मतलब क्या यह लड़की बहुत पढ़ती है, क्या पढ़ने के कारण इसकी आंखों पे चश्मा लगा है। दोनों ही बाप बेटे चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चौंक के बोलते हैं, चश्मा। राम स्वरूप जरा सकपका कर, क्योंकि वो तो बात को छुपा रहे हैं कि लड़की पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, ये बात उन्होंने छुपाया है। वो सकपका कर डर से कहते हैं, जी वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, मतलब इसके आंख में दर्द हो रहा था, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद उस पर प्रश्न पूछते हैं, पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं कुछ है। राम स्वरूप, नहीं साहब, मैंने तो वह तो मैंने अर्ज किया है, वह तो मैंने आपको बताया, आपको मैंने जवाब दी कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है।
गोपाल प्रसाद संतुष्ट हो गए अब और कोमल स्वर में कहते हैं, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, मतलब वो जो चल के गई यहाँ से उस तख्त के पास, उसकी चाल देखी गई तो चाल में कोई खराबी नहीं थी। और चेहरे पर भी उनकी जो सुंदरता थी वह भी बोला कि सुंदर है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और तबला भी, ये सब कुछ सीखा है। यह बात रामस्वरूप बताते हैं कि जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। तो सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है और थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई गाना वो शुरू कर देती है। और स्वर से जाहिर है कि गाने का उन्हें अच्छा ज्ञान था, ये उसके स्वर से पता चल रहा था। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है और यहाँ तक कि उसका मस्तक भी ऊपर उठ जाता है। और जैसे उसका मस्तक ऊपर उठता है, उसकी आंखें शंकर की झेपटी सी आंखों, मतलब शंकर तो नजर झुकाकर बैठा है, उसकी आंखों से मिल जाती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठो, बैठे रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखा है? उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, किसी ने खींचा है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह ये सब कुछ सीखा है? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। ये कहते हुए राम स्वरूप हंसते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप बैठी है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सकपकाते हुए कहते हैं, राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, ये राम स्वरूप बोलने ही जा रहे थे कि गोपाल प्रसाद रूखी सी आवाज में, जरा मुंह तो खोलना चाहिए ना, मतलब इनाम जीतते हैं, गुण है, लेकिन इस मुंह तो खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, मतलब बड़े ये जो खड़े हैं ये तुमसे क्या पूछ रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, वो बहुत हल्की आवाज में बोलती है लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना, कहने का अर्थ है कि जब लोग कुर्सी मेज या कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तब तो वो उस सामान से कुछ भी नहीं पूछते हैं, जो बेचने वाले हैं उनसे बात करते हैं और वो सारी क्वालिटी उनको बता देते हैं, वो चुपचाप उसे लेके चले जाते हैं। मुझे जिस तरह से देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई वस्तु ही हूँ, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है? राम स्वरूप एकदम चौंक कर खड़े हो जाते हैं, एकदम गुस्से में कहते हैं, उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो वहां से मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते हैं? क्या उन्हें चोट नहीं लगती है? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करके खरीदते हैं? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए क्या मुझे यहाँ बुलाया है? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती है जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? शंकर अब उठा और कहता है, बाबूजी चलिए, अब तो शंकर की पोल खुल गई, वो किस टाइप का लड़का है, और वो समझ रहा है कि यहाँ खड़े रहने से, क्योंकि वो जान पहचान वाली लड़की मिल गई थी, वो जानता था कि ये लड़की उस हॉस्टल में पढ़ती है, उसी कॉलेज में पढ़ती है, तो अब वो पहचान चुका था उसे। वो अपनी नजर झुकाए बैठे हुए थे और उसने इसकी पोल खोल दी कि ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द हर समय घूमता है और कुछ गलत हरकत करने के कारण वहां से भगाया भी गया है। अब शंकर को लगा मेरी और भी ज्यादा पोल खुल जाएगी, वो उठकर कहता है, बाबूजी यहाँ से चलिए। लेकिन उमा के द्वारा बोला गया ये बात कि लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ये घूम रहे थे, मतलब उमा भी हॉस्टल गई थी, हॉस्टल में ही रह रही है, तो हॉस्टल में क्यों रह रही है, इसका मतलब वो पढ़ी लिखी है तभी वो हॉस्टल में रह रही है। उसको गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में?
क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप हो जाते हैं क्योंकि सच्चाई तो पकड़ में आ गई। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप गुस्से में कहते हैं, उमा, उमा, गुस्से में वो इशारा कर रहे हैं कि तुम अब चुप हो जाओ। गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े हो जाते हैं। बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, मतलब मुझे धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझको कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। छड़ी ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलें। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के उलासेपन, मतलब वो पूरी तरह से उदास हो गया वो लड़का, क्योंकि लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, पढ़े लिखे होने के कारण उसकी आवाज में स्मार्टनेस था। तो लड़की को समझ में आ गई कि यहाँ तो शादी होने वाली है नहीं, और अब उसकी शादी कहाँ होगी यह भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उसकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से झुकी हुई है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, और अब उमा इतनी बातें बोलकर पूरी तरह से चुप हो जाती है, लेकिन उसकी खामोशी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। वो अब चुप हो जाती है, लेकिन चुप होने के साथ वो रोने भी लग जाती है, और बहुत सिसक सिसक कर रोने लगती है। अब उमा की माँ प्रेमा, वो पूरी घबराहट की हालत में वो अंदर आती है। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है, क्या हुआ? वो तो परेशान हो जाती है, आखिर यहाँ अचानक से हुआ क्या? और उमा रो रही है यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटी को रोते हुए वो देख नहीं सकते हैं। उसी समय रतन आता है। रतन आता है, और रतन कहाँ गया था? मक्खन लाने के लिए। टोस्ट पे मक्खन लगाकर लड़के वालों को खिलाएंगे, तो मक्खन लेकर आता है। और रतन आते ही कहता है, बाबूजी मक्खन। और सब रतन की तरफ देखते हैं, पर्दा गिरता है और ये नाटक यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा ये किस तरह का नाटक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक, बहुत ही शिक्षाप्रद नाटक। आज के समाज में जहाँ लड़कियों की शादी के मामले में लड़के वाले लड़कियों को एक तरीके से जानवर ही समझ लेते हैं, उसे कोई वस्तु समझ लेते हैं, उसकी कीमत लगाने लग जाते हैं, और इसे जिस तरीके से जांच पड़ताल करके उससे शादी की जाती है, ऐसा लगता है जैसे वो कोई एक वस्तु है, जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। इस तरह की हरकत समाज में नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से लड़की ने, उमा ने इस चीज का कट्टर विरोध किया, जरूरत है हर लड़की को इसका विरोध करने की, ताकि ये जो एक गंदी मानसिकता पूरी तरह से फैलती जा रही है, ये समाप्त हो सके। लड़कियों को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। लड़के वाले को भी ये बात समझनी जरूरी है कि यदि लड़की को पढ़ी लिखी होना, लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, तो वो घर आकर पूरे घर को शिक्षित करेगी। इसलिए हर समय लड़की की शिक्षा का सपोर्ट करना चाहिए, कभी भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यह पाठ में समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आ गया होगा, बहुत अच्छे से ये पाठ भी समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट करें, और इसे जितना हो सके शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब बहुत बहुत धन्यवाद।